हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड. एवरी इकोनॉमी मस्ट फेस थ्री central problems. These are what to produce, how to produce, and for whom to produce. We have taken help of the books displayed here to make this video. Therefore, we express our gratitude and thanks to the author and publisher of these books. This is your textbook of microeconomics, NCERT. अब हम समझेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी साधनों के आवंटन की समस्या. प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास गुड्स एंड सर्विसेज की एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करके उसे अपना सारा कार्य करना होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती हैं. आप जानते हैं कि आवश्यकताएं लिमिटलेस हैं. एक आवश्यकता पूरी होती है और दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती हैं. आवश्यकताएं अनंत हैं. इसीलिए ये एक बड़ी जटिल समस्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब ये है कि क्या उत्पादन किया जाए. सीमित साधनों से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि कौन सी वस्तु की कितनी मात्रा पैदा की जाए. यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा पैदा की जाती है तो दूसरी वस्तु की कम मात्रा पैदा करनी पड़ेगी. इस बात के लिए अर्थव्यवस्था में चुनाव करना पड़ेगा कि हमें कंज्यूमर गुड्स जैसे ग्रेन, क्लोथ्स, शुगर आदि की कितनी मात्रा में उत्पादन करना चाहिए अथवा पूंजीवादी पदार्थ, कैपिटल गुड्स की कितनी मात्रा में हमें इनका उत्पादन करना चाहिए. जैसे टीवी, फ्रिज, सैनिक पदार्थ, टैंक, हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स इत्यादि, जिससे समाज को अधिकतम सामूहिक उपयोगिता प्राप्त हो सके. हमें अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए तय करना होता है कि हमें कैपिटल गुड्स चाहिए या कंज्यूमर गुड्स चाहिए या दोनों चाहिए और उनका कितना तालमेल हमें या कॉम्बिनेशन हमें चाहिए. ये सब किसी भी अर्थव्यवस्था को डिसाइड करना होता है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं. यदि आप इसे ऐसा समझ लें कि आपके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और उसमें आप गेहूं भी लगा सकते हैं और सोयाबीन भी लगा सकते हैं. अगर आधे में मान लीजिए आपने गेहूं लगाया और बचे हुए हिस्से में आप सोयाबीन या कोई दूसरी फसल, चना आदि लगा सकते हैं. अगर आप पूरे में सोयाबीन लगा देंगे या पूरे में चना लगा देंगे तो दूसरी फसल के लिए आपके पास ज़मीन नहीं बचेगी. तो उसी तरह से अर्थव्यवस्था को हम दो भागों में बांट लेते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस के अंतर्गत कैपिटल गुड्स चाहिए या कंज्यूमर गुड्स चाहिए. अगर हम कैपिटल गुड्स बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर गुड्स कम हो जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स बढ़ाएंगे तो कैपिटल गुड्स कम हो जाएंगे. समझते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए. साधनों के आवंटन की दूसरी समस्या का संबंध है उत्पादन की तकनीक से, प्रोडक्शन की टेक्निक से. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में दो तरह की टेक्निक होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. हमें यह तय करना होता है कि हम लेबर का अधिकतम इस्तेमाल करें या मशीन का अधिकतर इस्तेमाल करें. यदि हमारे पास लेबर्स अवेलेबल हैं तो हमें लेबर ओरिएंटेड तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर हमारे पास मशीन और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको कि हम पूंजी प्रधान तकनीक बोलते हैं. उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस,
साधनों के आदर्श आवंटन के लिए तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय उत्पादन के वितरण तथा उसके उत्पादन से संबंधित है। वस्तुएं और सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज, जिनके पास वस्तुओं को खरीदने की क्रय शक्ति होती है उनके लिए उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ आय के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पर भी विचार किया जाता है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है उस पर भी यह निर्णय किया जाता है। Owing the limited resources, an economy cannot produce goods for all sections of the society. To the extent desired broadly, every economy has two sections of the society, the rich and the poor. Social justice is promoted if more goods are produced for poor. It would reduce inequality to promote equality. But there is a hidden cost of doing it. By producing goods for poor, the profit of producer would remain low. Would mean low investment, implying low GDP growth. The economy would remain backward for a long time to come. Thus, there is a problem of choice, social equality or GDP growth. Of central problems in different economies. Different economies solve the central problem differently as under market economy. Market economy is a free economy. It means that producers are free to decide what, how, and for whom to produce. On the basis, do they take their decision? It is on the basis of supply and demand forces in the market. The decisions are taken as under what to produce. The producer will produce those goods which offer them high profits. How to produce? The producer will always use the technology which maximize efficiency and minimize the cost. ये होता है मार्केट इकोनॉमी में। मार्केट इकोनॉमी में थर्ड पॉइंट है फॉर whom to produce. In a free economy, the producer will produce goods for those who can afford to pay high price. Poorer section of the society are often ignored. It causes the problem of economic divide, the gulf between rich and poor. Briefly, in the market economy, the decisions relating to what, how, and for whom to produce are taken with a view of maximizing profit. Now come to the centrally planned economy. In a centrally planned economy, decisions relating to what, how, and for whom to produce are taken by some central authority of the government. All decisions are taken to maximize social welfare, not to maximize profit. Those goods and services will be produced which the central authority or the government finds the most useful for the society. That techniques of the production will be adopted which is socially most desirable. In a situation of mass unemployment, for example, labor intensive technology will be preferred rather than capital intensive technology, so that unemployment is reduced. Enough goods will be produced for poorer section of the society, even when production of such goods are not profitable. Social justice is given प्रायोरिटी ओवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पीछे हमने जब मार्केट इकोनॉमी देखा था तो वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका प्रायोरिटी थी, और जब हम
सोशल या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को देख रहे हैं तो इनकी जो स्ट्रेटजी है या इनकी जो मेन कंसर्न है वो है सोशल जस्टिस ओवर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। समाज के कल्याण के लिए यह इकोनॉमी काम करती है, सरकार सिर्फ मुनाफे और फ़ायदे के लिए काम नहीं करती है। इस धारणा पर यहाँ पर सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, जैसे भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर्स द मेरिट्स ऑफ द मार्केट इकोनॉमीज एज वेल एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। इसमें दोनों के मेरिट्स होते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट, हाउ एंड फॉर whom produce are taken both to maximize profit as well as social welfare। हम कभी प्रॉफिट के लिए भी डिसीजन लेते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए भी डिसीजन लेते हैं। Producers are free to take decisions with a view to maximizing profit. In certain other areas, decisions are taken entirely on the basis of the social consideration. Example, in India, producers are free to produce clothes or steel to maximize their profit, but railways are the monopoly of the government. The government provides transport service at nominal rates so that the poorer section of the society can avail them. What is production possibility curve? PPC. P stands for production, second P stands for possibility, and C stands for curve. We shall reach the definition of PPC through an illustration. We know resources are limited and have alternative uses. Let us assume that the given resources along with the technology are used in the production of apples and wheat. If resources are used to produce apples, 100 lakhs tons of apples can be produced. If all resources are used for the production of wheat, 40 lakhs tons of wheat can be produced. If we decide to produce both apples and wheat, the various possible combination of two goods are shown in table 1. The table showing different possibility of production of apples and wheat is called production possibility schedule. Production possibility schedule. Goods, apples, lakh tons, wheat, lakh tons, A, B, C, D, E, there are 5 combinations. अगर हम केवल एप्पल्स को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो 100 जीरो हो रहा है। अगर हम एप्पल्स को 90 करना चाहते हैं तो 10 हम वीट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम 70 लाख टन एप्पल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो 20 लाख टन हम वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से 40-30, और अगर हम केवल वीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम 40 लाख टन वीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एप्पल प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, इस कॉम्बिनेशन का जब अगर हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कोई कर्व बनाकर इस प्रेजेंटेशन को दिखाएंगे, तो वो कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो यहाँ पर दिखा है। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें एक तरफ हमने OY एक्सिस में एप्पल्स इन लाख टन्स बनाया है और OX में इन वीट इन लाख टन्स में बनाया है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। बहुत ये कॉपी में अपने आप भी इसे आपको बनाना है। इस रीडिंग्स को लेके ग्राफ में आप स्वयं भी इसको बनाएंगे, तब आप इसको समझ पाएंगे। एक बार मैं फिर से फिगर आपको बताता हूँ। जैसे जैसे हम वीट्स का प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो हमारे एप्पल्स का प्रोडक्शन घटते जाता है, और जैसे जैसे हम एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो वीट का प्रोडक्शन घटते जाता है। अगर हम 100
ए पॉइंट एप्पल के 100 पर है तो वीट का पॉइंट 0 पर है। अगर बी पॉइंट एप्पल 90 पर है तो वीट 10 पर है। अगर सी पॉइंट 70 एप्पल पर है तो वीट 20 पर है। अगर हमने वीट का ई पॉइंट पर अगर हम हैं तो 40 मैक्सिमाइज है वीट का, लेकिन यहाँ पर एप्पल का पॉइंट ओ पर 0 पर है, अर्थात यहाँ पर 0 प्रोडक्शन है। तो एक का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का उत्पादन घटाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हर रिसोर्स के अल्टरनेट यूज़ हैं। इसे खोलिए, समझिए। और पीपीसी क्या होता है? पीपीसी के 3 नाम बताइए, क्या क्या होते हैं? ये होते हैं पीपीसी के अलावा पीपीएफ और टीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व showing different possible combination of two goods which can be produced with available resources. The construction of PPC is based on these assumption. Resources are given resources are fully efficiently utilized, and technique of production remains constant. Note: production possibility curve is a graphic representation of production possibility schedule. Production possibility curve is also called production possibility frontier or transformation curve. Now come to production possibility curve, PPC, and what to produce. What to produce is essentially the problem of choice. आपको चूज करना होता है कि आप क्या उत्पादन करना चाहते हैं, और ये हम बहुत ही अच्छे से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जरिए एप्पल और वीट के कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन कितने एप्पल और कितना वीट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो आप यू कैन मेक अ डिसीजन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व देखकर कि आपकी चॉइस और आपके रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स एंड is to be produced. More of good X must lead to lesser production of good Y because resources are assumed to fully and efficiently utilized. हम सारे रिसोर्सेज को पूरी तरह से और पूरी कुशलता से यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते, तो हमें एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हीं रिसोर्सेज से काम लेना पड़ेगा, और इसलिए हमें दूसरे प्रोडक्शन में लगे हुए रिसोर्सेज को निकालकर इसके प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा, जिससे उसका सेकंड वाले का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन घट जाता है। इस ग्राफ को आप अच्छे से देखिए। एक तरफ हमने गुड वाई दिखाया, दूसरी तरफ गुड एक्स दिखाया। जैसे ही हम ई से बढ़कर सी पर जाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन जब S से घटकर R पर आ जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। जब आप 0 से O से E पर जाते हैं तो क्या होता है, O से C पर जाते हैं तो क्या होता है, और O से A पर जाते हैं तो गुड X के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। जितने हम क्लोज आते जाएंगे ओरिजिन O के तरफ, उतना हमारा प्रोडक्शन रिड्यूस होता जाएगा। जितना हम ओरिजिन से दूर जाते जाएंगे उतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। अब पीपीसी में हम देख रहे हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जो पॉइंट हमारे ए बी सी डी ई हैं, अगर हम पूरी एफिशिएंसी से पूरे रिसोर्सेज से काम कर रहे हैं तो हमें ये प्रोडक्शन लेवल मिलेगा। लेकिन इसके बाहर एक पॉइंट आपको एरो मार्क के द्वारा दिखाया जा रहा है, इसे हम कहेंगे नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर हम नहीं जा सकते, क्योंकि भी हैं उससे इसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं। पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ द आउटपुट R और S दिखाया गया है, और F और G ये दिखाया गया है।
ये हमारे प्रोडक्शन हम कर सकते थे उससे कम है, अर्थात पॉसिबल प्रोडक्शन से एफ और जी पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो ये कम है, ये अंडर प्रोडक्शन है जो कि रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज न होना दिखाता है, और आर और एस हमारे पॉसिबल प्रोडक्शन है जो कि रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज होता हुआ दिखाता है। और ये यहाँ पे जो ये पॉइंट एफ हमने दिखाया था ये दिखाता है कि अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट है जो कि आउटसाइड है पीपीसी के बाहर। इस तरह से आप पीपीसी के अंदर किसी पॉइंट होने का मतलब है कि हमारी एफिशिएंसी और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कम है, हम बढ़ा सकते हैं, और बाहर होने का मतलब यह है कि उस तक हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से यूटिलाइज कर लिया है, जब तक कि हम रिसोर्सेज को ना बढ़ा दें। एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर या मौका। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें, ग्राफ को, यदि हम प्रोडक्शन ए से घटाकर बी तक आते हैं, के से घटाकर K1 तक आते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो वीट है उसमें हम अपना प्रोडक्शन बी से बढ़ाकर सी तक ले जा पाते हैं। तो किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का जितना हमें प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे और उसकी डेफ देंगे। इस फिगर में यहाँ पर देख के उस चीज़ को समझिए। As we discussed earlier, the problem of how to produce relates to the choice of technique. This problem is particularly serious in undeveloped economy, facing a difficult choice between conventional technology, labor intensive but less efficient, and modern technology, capital intensive and more efficient. A shift from conventional to modern technology will lead to a shift in PPC, but not without adding the problem of unemployment. इस फिगर को देखिए, यहाँ पे दो फिगर दिखाई दे रहे हैं। एक आपका यहाँ दो फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ए बी कर्व है और दूसरा सी डी कर्व है। हम अगर कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास ए बी कर्व दिखाई दे रहा है, और अगर हम अपनी तकनीक को मॉडर्न कर देते हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और उत्पादन बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में हमें सी डी कर्व मिल जाता है। तो ये पीपीसी का एक शिफ्ट है। पीपीसी एंड फॉर whom to produce. Whom to produce is the problem relating to distribution of income. Unequal distribution of income in favor of richer section of the society would generate more surplus saving for further investment. Accordingly, PPC would shift to the right, but poorer section of the society would suffer deprivation. इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है PPC indicates higher level of potential output when saving and investment are higher because distribution of income is in favor of rich, और पुअर के लिए PPC थोड़ा सा लेफ्ट में चला जाएगा, which indicates। फिगर को देखिए, दो बार ध्यान से देखिए और यहाँ जो लिखा है उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। अब हम देखने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू in terms of the loss of other opportunity one. In other words, it is the cost of shifting resources from one used or one opportunity to other
or other opportunity. It is equal to the loss of output in use of 1 when resources are shifted from use 1 to use 2. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए ये नीचे दिए गए एग्जाम्पल को आप पढ़ेंगे, उससे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और क्लियर हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके अगले यानी नेक्स्ट वैकल्पिक उत्पादन की लागत है जिसे उन्हीं साधनों के द्वारा पैदा किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से अगर आप समझें कि एक स्टूडेंट है, वो पेन भी खरीद सकता है और एक सिनेमा की टिकट भी खरीद सकता है। यदि वो पेन खरीदता है तो सिनेमा की टिकट का त्याग करता है, तो ये जो सिनेमा की टिकट अगर वो नहीं खरीद रहा है तो उसकी जो कीमत है वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इस तरह से भी इसे समझा जा सकता है। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to a total loss of output when the given resources are shifted from use 1 opportunity 1 to use 2 अर्थात opportunity 2, whereas marginal opportunity cost refer to the opportunity cost per unit of additional output of crop 2 or when some resources are shifted from opportunity 1 to opportunity 2, crop 1 to crop 2। फॉर्मूला है अपॉर्चुनिटी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट का डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट इन क्रॉप 1, यहाँ डेल्टा से मतलब है चेंज इन, और गेन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 2। ये एक इलस्ट्रेशन है, इस एग्जाम्पल से, इस चित्र से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है अपॉर्चुनिटी, टोटल अपॉर्चुनिटी क्या होती है, इनको आप पढ़िएगा। फिर ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वाई स्लोप ऑफ पीपीसी इज डाउनवर्ड एंड वाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। ये बहुत ही क्लियर है, क्योंकि हम एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरा घटता है, इसलिए ये डाउनवर्ड शेप रहता है और इसी वजह से ये कॉनकेव भी रहता है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे दोबारा पूछिएगा। फिर हम आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाई डज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी टेंड टू राइज, ये क्यों बढ़ते जाती है। ये एक इलस्ट्रेशन से आप समझ पाएंगे इस बात को। आगे हम एक इलस्ट्रेशन आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। ये व्हाट डज इट इंडिकेट, ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर मैगी और पास्ता के प्रोडक्शन का एक शेड्यूल दिया गया है। फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ मैगी और गेन डिवाइडेड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ द पास्ता। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, लॉस अपॉन गेन, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। जब आप 100 मैगी ले रहे थे तो पास्ता 0 था, जब आप 90 ले रहे थे तो ये 25 था, जब आप 70, 50, 40, 75 इनके डिफरेंस अपन ने निकाल लिया। तो पहला वाला तो कुछ नहीं रहेगा। सेकंड केस में आप देखिए, आपने 100 में से 90 गए तो आपको 10 का लॉस हुआ, और 0 से बढ़कर आप 25 हुए तो 25 का गेन हुआ। तो 10/25 तो ये हो गया 0.4। ये आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कास्ट आ गई। फिर हमने क्या किया, दूसरे को हमने बढ़ाया, 100 से 90 से घटाकर उसको 70 कर दिया और 25 से बढ़ाकर 25 कर दिया। तो ये 20/25 किया तो ये 0.8 आ गया। इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन को भी अब आप देखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट वाले कॉलम को ध्यान से देखिए, मार्जिनल कॉस्ट वाले कॉलम को इसे ध्यान से देखिए। इसमें पहले 0.4 था, फिर 0.8 हो गया, फिर 0.1, 0.2 हो गया, फिर 0.3 हो गया, यानी ये बढ़ती जा रही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
यही हमने ऊपर आपको बताया था कि हम एक शेड्यूल से इस बात को दिखाते हैं आपको। स्लोप ऑफ पीपीसी शोज, यहाँ पे हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कह रहे हैं। वाई डज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेंड टू राइज, इसका आंसर अभी मैंने आपको समझाया है। ये शेड्यूल के जरिए यहाँ पर आपने देखा है कि ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर्मूले से अपन ने यहाँ सॉल्व किया है, लॉस अपॉन गेन करके 0.4, 0.8, 1.2, 3, 5। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि यह मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाती है। यहाँ हमने उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, इसको आप देखिएगा ध्यान से, फिगर को देखते जाइए और यहाँ डिस्क्रिप्शन को पढ़ते जाइए, आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। चैप्टर 2 हमने यहाँ पर फिनिश कर लिया है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर एड ऑन प्रॉब्लम्स थे, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में इनका किस तरह से समाधान निकाला जाता है। पीपीसी क्या होता है, पीपीसी के एजम्पशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हमने पढ़ दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने जान लिया और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डिफरेंस भी हमने जान लिया। इसी के साथ हम आपको ये भी दे रहे हैं, आप उसे ध्यान दीजिएगा। बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि क्लास में होना अलग बात होती है, वीडियो के माध्यम से चीज़ों को बताना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी आप अगर बार बार पढ़ेंगे तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। तो 2, 3, 4 बार मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको लेसन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।